देखो पेज नंबर 163 पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वो 20 पॉइंट्स जो दिए हुए वो लिस्ट है, एग्जाम्पल है, वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसी इनकम जो यूजुअली अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ये उसके नाम है। आप पढ़ लो, जब भी रीड करो एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं एग्जाम्पल में कुछ आएगा सामने आएगा तो आपको रिलेट हो जाएगा कि हाँ भाई अदर सोर्सेज की इनकम है और कोई हेड में टैक्सेबल नहीं होती। तो उसमें कोई ऐसा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं जो मुझे आपको अलग से समझाना, वो एग्जाम्पल्स है। उसके बाद देख लो पेज नंबर 164 पे इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं जो कंप्लीट करने हैं। फैमिली पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को मिल रही है वो वाला अमाउंट है। तो फैमिली पेंशन जो है वो डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली रिसीव कर रही है, खुद रिसीव नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनके लिए अगर टैक्सेबिलिटी आती भी है तो वो सैलरी के हेड में तो नहीं आ सकती, अदर सोर्सेज के हेड में ही आनी चाहिए। ये बात क्लियर है, यही बात यहाँ पे बताइए। बट अब पॉइंट ये है कि इसमें आपको डिडक्शन मिलता है, मतलब फैमिली पेंशन पूरा साल में जितने भी अमाउंट की आप रिसीव करो फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, उसमें डिडक्शन मिलता है। उसके लिए दो लिमिट्स दे रखी है यहाँ पे। एक लिमिट है 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव और दूसरा 15,000 रुपीज़। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो पेंशन इनकम में से। कुछ भी अमाउंट अज्यूम कर लो, मान लो आपको महीने की 5,000 रुपीज़ पेंशन मिल रही है, ये पेंशन का अमाउंट मान लो, तो पूरे साल की कितनी हो गई, 12 महीने की 60,000 होगी। अब उस पर लिमिट लगा के देख लो, 60,000 का 1/3 कितना होगा, 20,000 होगा। 20,000 या फिर 15,000 विच एवर इज लेस, 15। तो 60,000 की आपकी पेंशन में से 15,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी का 45,000 जो है टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो सिंपल सी कंडीशन है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। फिर इसमें बोला अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। 115 BAC का ऑब्जेक्टिव वही था, स्लैब रेट जो है वो सस्ता कर देंगे, आप एग्जेम्पशंस छोड़ दो, डिडक्शन, इसको डिडक्शन बोलेंगे, डिडक्शन छोड़ दो। इसके बाद बोला है कि अगर फैमिली पेंशन रिसीव करने वाला पर्सन जो है विडो है या फिर चाइल्ड है, किनकी विडो और किनके चाइल्ड जो आर्म फोर्सेस के मेंबर है, मतलब कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई मेंबर हो, उनकी किसी की ऑन ड्यूटी डेथ हुई हो और उनके फैमिली मेंबर्स को कोई फैमिली पेंशन मिल रही हो, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इम्प्लाइड सी बातें, लगना भी नहीं चाहिए वैसे। तो ये जो एग्जेम्पशन है उसकी बात की कि उसमें कोई टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं, तो 1/3 और 15,000 वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि टैक्सेबिलिटी ही नहीं है। तो ये बात क्लियर कर दी। उसके नीचे वाले पॉइंट में भी सेम बात बोली है, किसी भी इंडिविजुअल को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस करते टाइम परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र या ऐसा कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हो तो फिर उसको भी फैमिली पेंशन को एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब जैसे कोई फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो फायर फाइटर्स हैं, वो लोग, कोई आग लगी है, लोग फंसे हैं, उनको बचाने गए तो काफ़ी लोगों को बचा लिया लेकिन खुद कितनी बार वो बच नहीं पाए, ऐसा कुछ हो गया या ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। अब वो आर्म फोर्सेस के मेंबर नहीं है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, तो उनको गैलेंट्री या ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा लोगों की लाइफ बचाने में। तो उनको अगर कोई फैमिली पेंशन बाद में मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी, उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो करते हैं उसमें भी जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, कमांडोज होते हैं, ये सब होते हैं, इनके लिए पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा, ये बोला है। इसके बाद देख लो आगे के पॉइंट्स। डिडक्शंस अलाउेबल इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखो पीछे आपने इनकम तो सारी देख ली अदर सोर्सेज में कौन कौन सी आती है। अब उन इनकम को कमाने के पीछे अगर कोई खर्चा हुआ तो उसका डिडक्शन मिल सकता है। वो कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं और कौन सी इनकम है वो समझ लो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। लेकिन उस इंटरेस्ट को कमाने में अगर आपका कोई खर्चा हुआ है, एक होता है कलेक्शन चार्जेस, बैंक वाले आपके बिहाफ पे आपका इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं जो भी एंटिटी है उससे, और उसके बदले कुछ कमीशन या प्रोसेसिंग चार्ज ले लेते हैं, 0.5%, 1%, 2% वैसा। तो वो डिडक्शन के तौर पे आपको मिलेगा एज एन एक्सपेंस। तो अगर मान लो ऐसा कुछ है कि सिक्योरिटीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिला है 15,000 और इस पर 1% कलेक्शन चार्ज बैंक ने आपसे चार्ज कर लिया,
आपके हाथ में कितना आया 14,850, तो यही टैक्सेबल होगा, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। मतलब कमाने के लिए जो खर्चा हुआ है उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने जो फंड इन्वेस्ट किया था सिक्योरिटीज़ में वो बोरोड फंड है, वैसे ही बहुत रिस्की आइडिया, नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में, लेकिन काफ़ी बार श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन होती चलता है। मतलब ऐसा है कि आपको कहीं से 12% ब्याज कमाने का मौका मिल रहा है, डेट सिक्योरिटी है, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको पैसा बोरो करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 8%, 9% पे, 9% पे पैसा मिल रहा है, 12% पे आप उस पर ब्याज कमा सकते हैं। तो सीधा सीधा हिसाब है, बैठे बैठे 3% कमाओ विदाउट एनी एफर्ट। यहाँ से पैसा लिया, वहाँ पैसा भरा। अब पॉइंट ये है कि 12% कमाया वो टैक्सेबल है, बट सामने 9% चुकाया भी तो सही, ये कॉस्ट हो गया ना। तो टैक्स किस पे लगना चाहिए, 3% भी तो लगना चाहिए, वो यहाँ पे बोला हुआ है। तो कभी भी बोरोड मनी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो टैक्स लगेगा वो नेट अमाउंट पे लगेगा, जितना नेट इंटरेस्ट आपके पास बचा। स्टॉक मार्केट में ये नहीं करना चाहिए, लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं ऐसा, 10%, 12% ब्याज पे पैसा उठाया और फिर स्टॉक्स में, शेयर्स में पैसा लगाया। शेयर्स में थोड़ी कोई फिक्स रिटर्न होता है। अभी वॉर वाली सिचुएशन है, इसके पहले अगर किसी ने मार्केट में पैसा लगाया होता ब्याज पे, पैसा उठा के, तो ब्याज तो फिक्स है, देना ही देना है। मार्केट देखो किस तरफ चला गया, तो कितना रिस्की हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको तभी करनी चाहिए जब एकदम कैलकुलेशन सेट हो आमने सामने, वो टिप के बेसिस पे या स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए, ये तो फिर वो गैम्बलिंग हो गया, बहुत महंगा पड़ सकता है वैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉइज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये बात हो रही थी ना, प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर ने जब ये कंट्रीब्यूशन आगे सबमिट नहीं किया तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ गई थी, पर आगे फिर सबमिट कर दे तो उसको डिडक्शन मिलना चाहिए ना। तो जब तक सबमिट नहीं कर रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, सबमिट कर दिया तो डिडक्शन ले सकता है वैसा। तो आमने सामने सेट ऑफ हो गया। कहीं से भी आ सकते हैं। चलो, हाँ ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो प्रोविडेंट फंड के नाम पे जो पैसा आया था वो आपने जमा नहीं करवाया तो उस पर टैक्स लगा दिया, बट बाद में फिर आपने लेटर नेक्स्ट ईयर में पूरा सबमिट कर दिया, तो कर दिया तो फिर डिडक्शन ले लो, फिर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट। ये बात हुई थी ना, कॉम्पोजिट रेंट और फर्नीचर मशीनरी रेंट पे देना। तो अगर उसमें आपका कुछ खर्चा हुआ है तो वो एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो। आपने प्रॉपर्टी और फर्नीचर साथ में कंबाइंड रेंट पे लेट आउट किया, डिवीजन नहीं बताया, तो पूरा रेंट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। अब उसके सामने प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में आपका कुछ खर्चा हुआ हो, फर्नीचर के रिपेयरिंग में खर्चा हुआ हो एज एन ओनर, तो आप क्लेम कर सकते हो, आमने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। फैमिली पेंशन वाला पॉइंट तो अपन ने एग्जैक्टली यहाँ पे देख ही लिया। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट भी है, इधर मैंने लिखा नहीं है, फिर वो मैं सोच भी रहा था ना, कुछ अमेंडमेंट था 25,000 वाला, ध्यान में आ रहा था, इधर लिखा हुआ है, देखें क्या बोला है। 115 BAC वाले में इन्होंने चेंज कर दिया, वो एक ही टॉपिक दोनों जगह लिखा है, मैंने यहाँ तो अमेंडमेंट किया वहाँ नहीं किया, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। मैं एक बार सेक्शन फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, उल्टा ना बता दूँ।
ओके, ये इन्होंने अमेंडमेंट जो किया है इसमें उल्टा आपके फेवर में काम हो गया। मैंने अभी आपको बोला कि 115 बीएसी वाले में डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, पुराना पॉइंट है, लास्ट ईयर तक, उसके पहले तक नहीं था। फिनांस एक्ट 24 से इन्होंने प्रोविजो ऐड कर दिया। अब ऐसा बोला है कि अगर आप 115 बीएसी में जाते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, पहले तो नहीं देते थे, अब बोले मिलेगा, और उल्टा लिमिट बढ़ा दी, ज़्यादा डिडक्शन दे रहे हैं। तो जो पिछला पॉइंट है ना, पहले तो वो चेंज करो। 164 पे जो सेकेंड पॉइंट था ना ऊपर कि भाई डिडक्शन नहीं मिलता है, वो लाइन पहले कट कर दो। ठीक है, और टॉपिक आप इस तरफ से पढ़ लेना 165 पे जो दिया है ना वहाँ से। अब उसका इफेक्ट ऐसा हो गया कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, मतलब अपना जो नॉर्मल स्लैब रेट 2.5 लाख वाला, उसमें पेंशन वाले पॉइंट में जो डिडक्शन है वो 1/3 या फिर 15,000 जो आपने पढ़ा वही है। ठीक है, इसमें से विच एवर इज लेस। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर किसी ने 115 बीएसी यूज़ किया जो कि न्यू टैक्स रिजीम है और बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो यही रहने वाला है 115 बीएसी, तो इसमें 1/3 या फिर 25,000 विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन आपको मिलेगा। तो उल्टा डिडक्शन दिया और ज़्यादा अमाउंट पे दिया, ये हो गया। पहले 115 बीएसी में डिडक्शन नहीं था, अब इन्होंने लास्ट ईयर अमेंड करके ऐड किया और डिडक्शन बढ़ा दिया। तो अब तो बाई डिफ़ॉल्ट न्यू स्कीम में ही जाते हो आप, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा है, 25,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ है पॉइंट? मैं सोच ही रहा था ना, अमेंडमेंट करते टाइम कुछ 25,000 की लिमिट थी, चेंज हुआ था, वो दिख नहीं रही थी वो यहाँ पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, याद आ रहा है? कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, कॉम्पनसेशन मिला, कॉम्पनसेशन मिलने में लेट हुआ तो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट पे 50% डिस्काउंट है। अगर इंटरेस्ट के नाम पे मान लो आपको 30,000 रुपये मिले क्योंकि लेट पेमेंट हुआ है, तो टैक्स 15,000 पे ही लगेगा, 15,000 माफ, सीधा माइनस हो गया 50%, 50% डिडक्शन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है अदर डिडक्शंस, वो जनरल पॉइंट है, उस पर नहीं जाएंगे, मतलब कुछ नया नहीं है, और भी कहीं कुछ ऐसा एक्सपेंस हुआ होगा तो सामने आप क्लेम कर सकते हो, उस सेंस में बोले, जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं। नेक्स्ट देख लो, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, अगेन सिंपल आंसर, जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको मिलता नहीं या तो ड्राइंग्स में जाता है, विड्रॉल्स में जाता है, तो वो अलाउड नहीं होता। बिजनेस इनकम है सपोज, तो बिजनेस इनकम के सामने बिजनेस का खर्चा क्लेम करने को, पर्सनल खर्चा तो क्लेम करने को मिलेगा नहीं। तो ये सब पॉइंट्स इम्प्लाइड से होते हैं। दूसरा जो बोल रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया इंडिया के बाहर, हमने हाउस प्रॉपर्टी में पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 25, वो अंबानी ने लोन लिया था घर बनाने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका से, तो अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस काटना नहीं भूलना है, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट है, इंटरेस्ट पे किया इंडिया के बाहर और अगर टीडीएस काटना भूल गए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी से लेके, सैलरी में भी सेम, इंडिया के बाहर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो और टीडीएस नहीं काटा तो सैलरी का खर्चा आपको पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स होते हैं। 40 कैपिटल ए अभी रेफरेंस में है, उसको इग्नोर कर सकते हो, पीजीबीपी का सेक्शन है वहाँ देखेंगे, वहाँ कवर होने ही वाला है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट में ना विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और ये सब की बात हो रही है। देखो इसमें बोला है कि अगर आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, ये सब सोर्सेज से कुछ पैसे जीत लिए या गैम्बलिंग बेटिंग से कुछ पैसा जीत लिया, तो इस इनकम के सामने कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, मना कर दिया, मतलब ग्रॉस इनकम पूरी टैक्सेबल होगी। लेकिन ये प्रोहिबिशन जो है वो हॉर्स रेस वाले केस में हॉर्स के ओनर को एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं ये अच्छे से समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो हॉर्स रेस वाला पार्ट है, दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज अ बिजनेस, एज वेल एज इट इंक्लूड्स बेटिंग गैम्बलिंग एलिमेंट। कैसे कि भाई हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज हुई है, तो जो हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं वो आप समझो। अब हॉर्स का कोई मालिक होगा जिसका पूरा फार्म होगा, उसने हॉर्सेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया होगा और वो हॉर्सेस को ट्रेन करता होगा, उनको खिलाता पिलाता होगा, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करता होगा, और रेस में वो एज अ पार्टिसिपेंट आ रहा है। अच्छा, वो खुद हॉर्स चलाएगा नहीं,
उसके लिए वो प्रोफेशनल जॉकी को हायर करेगा, ठीक है। अब ये लोगों का ये बिजनेस प्रोफेशन है, ये लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे। जिसने वो घोड़ा खरीदा है, जिसने उसको पूरा साल खिलाया पिलाया ट्रेन किया, उसका तो बिजनेस हो गया ना, वो इन्वेस्टर है उसके अंदर, ताकि वो रेस जीते तो उसको पैसा मिले। जो जॉकी वो घोड़ा दौड़ा रहा है वो प्रोफेशनल है, उसने ट्रेनिंग ली है कि वो हॉर्स को सबसे तेज दौड़ा के जिता सके, तो उसका स्किल है। लेकिन आप जो स्टैंड्स में बैठ के रेस देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और आप जो उसमें पैसा लगा रहे हो, आप बेटिंग गैम्बलिंग कर रहे हो। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना आपने वो घोड़े को ट्रेन किया, ना उसको आपने खरीदा है। आप तो सिर्फ एज अ ऑडियंस आए हो और आप पैसा लगा के पैसे जीतने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे जो जॉकी है उसकी इनकम प्रोफेशनल है, जो फीस उसको मिल रही है। आप जो स्टैंड में बैठ के एज एन ऑडियंस बेटिंग कर रहे हो, आपके लिए विनिंग्स की इनकम है, अदर सोर्सेस। लेकिन वो जो घोड़े का मालिक है, अगर उसका घोड़ा जीता तो उसको भी तो प्राइज मनी मिलेगा कुछ। तो वो जो मालिक है उसके लिए वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है? क्या उसने भी बेटिंग गैम्बलिंग की? नहीं, उसके वो बिजनेस है, तो उसको पीजीबीपी इनकम बोलेंगे वैसा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर वो हॉर्स रेस में से हॉर्स का ओनर कुछ पैसे जीतता है, तो पूरा साल उसने हॉर्स को मेंटेन करने पे जो खर्चा किया हो, उसका डिडक्शन उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा ना, तो वो क्लेम कर सकता है वैसे। 1-1 करोड़ रुपए का एक एक हॉर्स खरीदते हैं लोग, ऑक्शन होती है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से, जहाँ पे हॉर्स की ब्रीड्स होती है। तो ये हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने वाली जो ब्रीड होती है वो स्पेसिफिक ब्रीड होती है, और उसमें जो सबसे बेस्ट हॉर्स होता है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एज के हिसाब से उसकी ऑक्शन होती है। 1-1 करोड़ रुपए तक लोग खर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा, एक हॉर्स के पीछे। फिर उसको लेके आएंगे इंडिया में, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ट्रेन करेंगे, पूरा साल उसको पालेंगे, रेसेस में पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि वो जीते और उसमें आपकी कमाई हो। क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जनरेट होती है जब आपका हॉर्स जीतता है रेस में, तो उसमें काफ़ी बड़ा बिजनेस है। बट स्टेक है, गारंटी नहीं है जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है इसके अंदर वैसा। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। विनिंग्स पे 30% टैक्स रेट होता है, वो तो आपको पता ही है। अगर आपने वो लॉटरी टिकट खरीदी है, तो उसमें जो पैसा आपका गया है ना कॉस्ट में, उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप बोले सर मैंने 10 लॉटरी टिकट खरीदी थी, 500 रुपये की, 5,000 रुपये लगाए थे, उसमें से एक टिकट में लॉटरी जीता हूँ 10,000, बाकी 9 में नहीं जीता हूँ, खर्चा तो हुआ है ना। 10,000 कमाने के लिए तो 5,000 खर्च किया, नहीं मिलेगा। पूरे 500 तो दे दो, जो टिकट जीता हूँ वो नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल, तो विनिंग्स पे टैक्स लगता है, उसमें डिडक्शन नहीं मिलता। 59 जो सेक्शन है डीम्ड इनकम वाला, वो मैं आपको पीजीबीपी में समझाऊंगा। वहाँ एक सेक्शन 41 है जिससे ये कनेक्टेड है, तो अभी पता नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं डिस्कस करके। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो तो मैंने बता ही दिया कैसे गिनना है। लास्ट में आ गया आपका 115 बीएसी। 115 बीएसी ऑलरेडी अभी अपन ने बात की, वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी हुई है, तो आप यहाँ से पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। इसमें ना मेजोरिटी सम्स ऐसे हैं जिसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको खुद भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। एक काम करो, मुझे ख़त्म आज ही कराना है, आप 10 मिनट का टाइम लो, आप खुद पहले इलस्ट्रेशन स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कोशिश करो। जो भी नहीं समझ आता है फिर मैं अभी करा देता हूँ, तो आज के लेक्चर में ही इसको काउंट कर लेंगे। लेकिन मीनवाइल अभी आप एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखो, 90% सम्स बन जाएंगे। एक दो नहीं बनेंगे तो मैं करा देता हूँ, छोटे क्वेश्चन है, कोशिश करके देख लो। वीडियो एक बार स्टॉप कर देता हूँ तब तक। हाँ बोलो, क्वेरी कौन सी इलस्ट्रेशन है? थर्ड, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, बोनस शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीस, ओके, जनरल रिजर्व्स 6 lakhs and current profits of 2 lakhs. Company has given a loan of rupees 9 lakh to one of the shareholders, who is the beneficial owner of equity shares of 10%. करंट प्रॉफिट्स 2 लाख के हैं और रिजर्व 6 लाख के हैं। बोनस शेयर कैपिटल का कुछ ऐसे सेंस नहीं बना, थोड़ा वर्डिंग्स में गड़बड़ है। एक्चुअली ऐसे शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, रिजर्व्स हैं आपके 6 लाख रुपए के, और 2 लाख का प्रॉफिट है। हमने देखा था अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइज या इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। 6 लाख रुपए आपके रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और 2 लाख रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट तो आपका 8 लाख। अब लोन के नाम पे आपने कितना दिया है? 9 लाख रुपए, तो उसमें से कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा? 8 लाख रुपए।
सिंपल वो चीज़ है। तो थोड़ा वर्डिंग्स में इधर उधर है, उस हिसाब से कंफ्यूजिंग लग सकता है, बाकी कोई पॉइंट नहीं। और कुछ ये वाला फ्लैट आपने बुक किया 2 साल पहले, पोजीशन अभी लिया 1 दिसंबर को, 25 लाख रुपए पे की, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ पोजीशन वाज 40 लाख रुपीस एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 32 लाख रुपीस। शी हैड पेड रुपीस 2 लाख बाय अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। अपन ने देखा था कि भाई जिस दिन अग्रीमेंट हुआ और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ वो डेट अलग अलग हो सकती है। अग्रीमेंट तो आपका 2 साल पहले ही हो गया था और जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में हुआ होगा जब पोजीशन मिला, ऐसा मान सकते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि अग्रीमेंट की डेट पे अगर आपने कुछ भी एडवांस मनी दिया था तो फिर अग्रीमेंट की डेट ही रेलेवेंट डेट मानी जानी चाहिए। तो उस हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कौन सी रेलेवेंट होगी, 32 लैक्स, ठीक है। और उसके सामने आपने कितना पे किया, कंसिडरेशन 25 लाख, ठीक है। अब ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी वो क्वेश्चन है। और अग्रीमेंट की डेट रेलेवेंट डेट होगी ये मानेंगे, और उस दिन 2 लाख रुपए आपने एडवांस दिए थे तो अग्रीमेंट की डेट को अपने रेलेवेंट डेट मान सकते हैं। वो स्टैम्प ड्यूटी पर्पस की, स्टैम्प ड्यूटी 2 दे रखी है ना आपको। एक उन्होंने बोला है स्टैम्प ड्यूटी आपको दे रखी है जिस दिन डील हुई थी, और एक जिस दिन आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला। तो डील हुई थी उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख थी, 32 लाख, और आज पोजीशन के टाइम पे 40 लैक्स। दिस इज द एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट पे आपने 2 लाख रुपए जो है वो टोकन मनी पे किया था अकाउंट पे चेक से। तो इसका मतलब ये है कि ये एडवांस हो गया, तो ये डेट रेलेवेंट डेट थी। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने अज्यूम करेंगे फॉर कंपैरिजन पर्पस। इन शॉर्ट 32 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, आपने उसके लिए पे कितना किया, 25 लाख। तो ये बाकी का 7 लाख रुपए बेनिफिट नहीं हो गया, ये बेनिफिट है। अब ये गिफ्ट एलिमेंट के नाम पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन है। तो आपको देखना पड़ेगा कंसिडरेशन का 110% कितना होगा, ये 27.5 लाख। इससे ज़्यादा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो इसका मतलब आपका ये जो पूरा बेनिफिट है ना वो हो जाएगा टैक्सेबल। बात समझ आएगी, गिफ्ट वाला प्रोविजन आ गया इसमें, ऐसा वही 110। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर ये होता और बढ़ जाता, 40 और 25 का कंपेरिजन 15 लाख, टैक्सेबिलिटी ज़्यादा हो जाती। बोलो और कोई पॉइंट, कंप्लीट, बाकी सारे सम्स ठीक है। तो अदर सोर्सेज में आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन में बोला मिस्टर ए खुद शेयर्स का डीलर है, मतलब ये बिजनेस डील है, स्टॉक इन ट्रेड है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसी से खरीदा आगे बेचने के लिए, मैं शेयर खरीद रहा हूँ, भले मैंने 60 का शेयर 40 में खरीदा, बट आगे बेचने के लिए खरीदा और मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड में गिफ्ट टैक्स वाली कंडीशन नहीं आती, वो तब आता है जब आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा होता है तो टैक्सेबिलिटी आती है वैसा। इसीलिए वो डीलर है इसलिए एग्जेम्पशन दिया हुआ है, क्योंकि बिजनेस हो गया ना। बिजनेस में आपको कोई सस्ते रेट पे सामान मिल गया तो वो थोड़ी गिफ्ट टैक्स में आएगा, वो तो आपने प्रॉफिट कर लिया ऐसा। बोलो और कुछ, कंप्लीट, ठीक है। तो अदर सोर्सेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्रैकर के सम्स आप लेके बैठ सकते हो आज, उसको कंप्लीट कर सकते हो। इजी चैप्टर है तो सम्स का लेवल ज़्यादा नहीं रहेगा, इम्प्लाइड देख भी लेते हैं कितने हैं। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है।
आज लेके बैठोगे तो आराम से 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, उतने में हो जाएंगे। तो आज ही टारगेट करके ख़त्म कर लो। 17 क्वेश्चन है, थियरी प्रैक्टिकल मिला के। कैलकुलेशन वाले समझो 50% है, 7-8 सम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले हैं, और बाकी तो ये 1-1 मार्क जैसे अभी इसमें इलस्ट्रेशन किया ना 6-7 तो वैसे ही है। 1 घंटे में तो आराम से हो जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, अभी तो मैं दूसरा आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो भी घर पे ही करना।